ये तो कुछ लाइब्रेरी में आने वाले खतरे से बेखबर सारे स्टूडेंट्स अगले हफ्ते होने वाले थियोरेटिकल मिड टर्म एग्जाम की तैयारी में जुटे थे। इसलिए ट्रेनिंग ग्राउंड सारा दिन खाली ही रहता था। शिवाय इस बात का फायदा उठाकर ज्यादा देर प्रैक्टिस किया करता था, क्योंकि वो जान चुका था कि उसकी याद करने की ताकत बहुत ज्यादा है और उसे किताब को सिर्फ देख लेने पर से ही सब कुछ याद हो जाता है। लेकिन आज की ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए वो ट्रेनिंग के बाद काफी थक गया था और इस बात की चिंता थी कि वो अपनी ताकत को जल्दी से जल्दी कैसे बढ़ाए। तलवारबाजी की जो किताब उसे लाइब्रेरी से मिली थी वो उसे पूरी तरह पढ़ चुका था, लेकिन फिर भी कुछ कमी रह जा रही थी। इसी के बारे में वो अपने कमरे में बैठे बिया से बात कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है बिया, क्या मैं अपनी रैंक बढ़ा पाऊंगा? मुझे तो अब समझ नहीं आता कि मैं अब और क्या करूं। ऊपर से मेरी ब्लड लाइन, इसके बारे में मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। बिया बिया कुछ तो बोलो। लेकिन बिया तो सो रही थी। शिवाय ने बात करना शुरू किया, तभी उसे नींद आ गई। शिवाय को ये देखकर थोड़ा गुस्सा आया। उसने बिया को जगाया। क्या बिया, मैं इतनी जरूरी बात कर रहा हूँ और तुम सो रही हो? ओह सॉरी सॉरी, वो तुम्हें ट्रेनिंग करते देख मैं भी थक गई थी तो मुझे नींद आ गई। क्या कह रहे थे तुम? लेकिन इससे पहले कि शिवाय बिया से कुछ कहता, उसके कमरे में हरिहरन आ गए। उनका मूड अभी भी खराब था, क्योंकि वो उस मीटिंग से अभी उठकर आए थे। शिवाय ने उन्हें इस हाल में देखा तो वो थोड़ा डर गया। क्या बात है मास्टर, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप नाराज लग रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस 6 महीने बाद मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, जहाँ से आने में मुझे बहुत वक्त लग सकता है। इसलिए सोच रहा था जाते जाते तुम्हें कुछ सिखाता जाऊं। कहाँ जा रहे हैं आप मास्टर? शिवाय के इस सवाल पर हरिहरन ने उसे गुस्से से देखा तो वो आंखें नीचे करके खड़ा हो गया। हालांकि उसके मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे। सबसे ज्यादा उसे यही बात समझ नहीं आ रही थी कि वो उनसे क्या सीख सकता है। देखो, मैं कोई योद्धा होता तो तुम्हें तलवारबाजी का हुनर सिखाता, क्योंकि वही तुम्हारा हथियार है। लेकिन मैं एक जादूगर हूँ, योद्धा नहीं। मुझे सिर्फ दवाइयाँ और दवाइयों के घोल बनाना आता है। इसके अलावा मैं एरेस के बारे में भी जानता हूँ। तुम बताओ, तुम इनमें से क्या सीखना चाहोगे? अपने मास्टर की बात सुनकर शिवाय की आंखों में एक चमक आ गई। उसे टॉवर ऑफ अपॉर्चुनिटी के एरेस के बारे में कई सारी किताबें मिली थी, जिनको उसने पढ़ने की बहुत बार कोशिश की थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आया था। वो तो सोच रहा था कि उन किताबों को किसी एरे मास्टर को दे दे, लेकिन अगर वो खुद ही इनके बारे में जान गया तो वो उन किताबों को पढ़ सकता था। मास्टर, मैं आपसे एरे के बारे में सीखूंगा। उसकी बात सुनकर हरिहरन थोड़ा चौंक गए, क्योंकि उनको लगा था कि वो दवाइयों के बारे में सीखेगा, जो युद्ध के दौरान उसके काम आएगी, और एरेस के बारे में सीखना आसान भी नहीं था। 6 महीने में तुम एरेस के बारे में बहुत कम ही जान पाओगे। कोई बात नहीं, अब अगर चुन लिया है तो यही सही है। हरिहरन ये सोचकर भी खुश थे कि एकेडमी के हिसाब से शिवाय के पास सिर्फ 4 स्टार रैंक का पोटेंशियल था, इसलिए उसे कभी मंत्र गुफा में जाने के लिए नहीं चुना जाएगा और उनका पहला स्टूडेंट सेफ रहेगा। उस जगह का नाम लेने से पहले ही पिछली बार हुई तबाही का मंजर उनकी आंखों के सामने आ जाता था और उसके नुकसान के बारे में वो सोचते ही रहते थे। ठीक है, अगले हफ्ते तुम्हारे थ्योरी एग्जाम के बाद तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मास्टर, आप मेरी ट्रेनिंग अभी शुरू कर दीजिए। मैं अभी भी फ्री ही हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कर लूंगा। ठीक है, लेकिन अगर फेल हुए तो मुझसे मत कहना। अच्छा, ये टोकन अपने पास रखो, इससे मुझे हमेशा तुम्हारी लोकेशन की जानकारी रहेगी। हरिहरन ने अपने जेब से एक टोकन निकालकर उसके हाथ में रख दिया, जो उसने अपनी स्टोरेज रिंग में रख लिया। कल सुबह तैयार रहना। उनके जाते ही शिवाय थोड़ा टहलने के इरादे से अपने कमरे से निकला। कमरे के बाहर निकलते ही उसे नीतीश मिल गया। तुम लाइब्रेरी नहीं आए आज? उस दिन तो मैं मजाक कर रहा था, पर क्या तुम सच में फेल होना चाहते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा? तुम पढ़ाई को लेकर सीरियस ही कहाँ हो? पहले तुम 3 दिन एकेडमी से गायब रहे, उसके बाद आकर भी तुम कभी ट्रेनिंग करते हो, कभी सोए रहते हो। किताबें तो तुम ऐसे पढ़ते हो जैसे कोई एल्बम देखता हो। ऐसे में तुम कैसे पास हो पाओगे, तुम ही बताओ। तुम्हारे अलावा किस किस को लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा? सबको। शर्त लगाओगे? शर्त? हाँ, 50,000 स्पिरिट क्रिस्टल्स की। क्या कहा? 50,000? तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना? बिल्कुल नहीं। पहले तो उसे लगा कि अगर शिवाय ऐसी शर्त लगाने के लिए तैयार था, कहीं इसमें उसका ही नुकसान ना हो जाए। लेकिन फिर उसे शिवाय की बेवकूफी पर हंसी आने लगी। उसे लगने लगा कि शिवाय कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है। नीतीश की आंखों में एक चमक आ गई। उसने खुद भी टॉवर ऑफ अपॉर्चुनिटी से 80,000 स्पिरिट क्रिस्टल्स जमा किए थे। उसे लग रहा था कि शिवाय इतने सारे क्रिस्टल्स उसे फ्री में देने वाला था, क्योंकि उसके हिसाब से तो शिवाय कभी पास होने वाला नहीं था। ठीक है,
अच्छा सुनो, और जिसको भी लगता है कि मैं फेल होने वाला हूँ, सबको कहना आकर मुझसे शर्त लगा ले। ठीक है। नीतीश मन ही मन शिवाय को पागल कहता हुआ चला गया और सबको जाकर शिवाय की बात बता दी। उनकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ने आकर शर्त लगा भी ली थी। उधर अक्षय जब से टॉवर से वापस आया था, उसे एक भी रात तक ठीक से नींद नहीं आ रही थी। अक्सर उसके सपनों में कनिष्क या पिशाच राज दिखाई देते थे और वो घबराकर उठकर बैठता था। उसे कभी कभी लगता था कि पिशाच राज ने उसे बेवकूफ बनाकर उसके ही हाथों में उसके दोस्त को मरवा दिया। कभी लगता उसे एक बार कनिष्क की पूरी बात सुन लेनी चाहिए थी। उस दिन जब बहुत देर सोने की कोशिश करने के बाद बड़ी मुश्किलों से उसे नींद आई, तो फिर उसके सपनों में पिशाच राज आ गया। कैसे हो अक्षय? मुझसे इतना क्यों डरते हो तुम? तुम तो मेरे साथी हो ना। मेरी मदद से तुमने जाने कितने स्किल क्रिस्टल्स हासिल किए हैं, और फिर आज तुम्हारी वजह से ही तो मैं वापस आ पाया हूँ। बोलो, अपने भाई बहनों के कातिलों से बदला नहीं लेना अब तुम्हें? चले जाओ, प्लीज चले जाओ। मुझे अब तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना। तुम्हारी वजह से मैंने अपने दोस्त को मार दिया। वो तुम्हारा दोस्त नहीं, दुश्मन था अक्षय। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे बिना मैं तुम्हारे भाई बहन के कातिलों को सजा नहीं दे पाऊंगा। मेरे लिए ना सही, उनके लिए आ जाओ। मैं अंधेरे जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं। अक्षय घबराकर नींद से उठ गया। उसका सपना टूटा था, लेकिन उसे अभी भी पिशाच राज की आवाज सुनाई दे रही थी। एक बार अच्छी तरह सोच लो, क्या अब तुम दुनिया को तबाही से नहीं बचाना चाहते? आज पहली बार अक्षय को सपना टूटने के बाद ये आवाज सुनाई दी थी। ऐसे वो और भी ज्यादा घबराकर पसीने पसीने हो गया था और उसकी सांस भी फूलने लगी थी। दूसरी तरफ अंधेरे जंगल में पिशाच राज भी अपनी नई हकीकत से जूझ रहा था। टावर ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर वो जिंदा तो हो गया था, लेकिन उसकी ताकत पूरी नहीं थी। जब वो वहां से जंगल पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पिशाचों ने असुर पक्ष नाम का एक नया लीडर चुन लिया है। असुर पक्ष और बाकी पिशाच अब भी उसकी इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने उसे अपने साथ जगा दी। लेकिन सतह के नीचे दोनों के ही बीच पॉलिटिकल टकराव भी था, इसलिए वो अक्षय को वहां चाहता था ताकि उसके पास एक ताकतवर और भरोसेमंद साथी हो। जब पिशाच राज अक्षय से बात कर रहा था, तभी जंगल की दूसरी तरफ असुर पक्ष एक जासूस पिशाच से मिलने पहुंचा। पिशाच राज की ताकत लौटने में कितना वक्त लगेगा? अगर सब सही रहा तो कुछ महीने और। हमें तब तक कोई हमला नहीं करना चाहिए, क्या कहते हो? हमला तो होगा। पिशाच राज का वक्त गुजर चुका है। आने वाला कल मैं हूँ। वो ठीक हो जाए तो भी ठीक है, और अगर नहीं भी होंगे तो भी उनका सपना मैं पूरा करूंगा। क्या आपको लगता है कि अपनी पूरी ताकत पा लेने के बाद वो आपको राज करने देंगे? असुर पक्ष ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, आपको पता है ना कि ताकत मिलने के बाद वो आपको खुद से ऊपर नहीं देख सकेंगे। क्या अक्षय पिशाच राज की मदद करेगा? क्या पिशाच राज की शक्तियां वापस आएंगी? पिशाच राज और असुर पक्ष के बीच के रिश्ते आगे किस तरह डेवलप होंगे? शिवाय देर रात बाहर बादलों को देखते हुए कुछ देर चलने के बाद लाइब्रेरी के सामने पहुंच गया। उसे पूरे रास्ते में कोई स्टूडेंट नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंधेरा था और शायद सभी अपने कमरे में चले गए थे। जब शिवाय वहां पर पहुंचा तो हरिहरन नए लाइब्रेरियन से बात करते हुए लाइब्रेरी के सामने खड़े थे। वो उनके पास गया, लेकिन जब हरिहरन ने शिवाय को देखा तो उसने बूढ़े लाइब्रेरियन को हटा दिया। सर, हम यहाँ क्यों हैं? हरिहरन ने सबसे पहले अपनी स्टोरेज रिंग से एक व्हाइट क्रिस्टल निकाला और शिवाय को दिया। वो उस व्हाइट क्रिस्टल को लेकर लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। शिवाय अंदर जाते ही कमरे को हर तरफ से देखने लगा। सबसे पहले उसने टेबल देखा, फिर उसने एक दीवार पर कुछ अजीब पैटर्न देखे। उस दीवार के पास पुरानी दिखने वाली किताबों से भरी दो बुकशेल्फ भी खड़ी थी। ये मेरा सीक्रेट कमरा है। क्रिस्टल की मदद से तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो और यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकते हो। शुक्रिया सर। शिवाय ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर दीवार पर मौजूद अजीब दिखने वाले पैटर्न्स पर ही टिकी हुई थी। हरिहरन को कमरे के अंदर एक खाली टेबल और दो कुर्सियां दिखाई दी। तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ वक्त के लिए इस कमरे के अंदर रहूंगा। मैं तुम्हें एरेस के बारे में भी सिखाऊंगा। हरिहरन ने एक किताब निकाली और शिवाय के सामने रख दी। शिवाय ने किताब को देखा। वो अजीबोगरीब पैटर्न से भरी हुई थी और सभी पैटर्न किसी पुरानी और अनजान भाषा में थे। ये एक एरेस की किताब है, जिसे खास तौर पर नए लोगों के लिए लिखा गया है। तुम इसकी मदद से शुरुआती एरेस के बारे में सीख सकते हो। अगर तुम इसे पूरी तरह से पढ़ लेते हो तो तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल किताबों को समझना भी आसान हो जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा। शिवाय ने पहले पन्ने को देखा। अंदर बनाए गए पैटर्न मुश्किल थे। उसे उनमें कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स भी नजर आने लगे। ये इतना भी मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि आज तक तुमने जो एरेस को देखा है वो टेलीपोर्टेशन एरेस ही थी।
जिसकी मदद से लोग इधर से उधर जा पाते हैं, लेकिन एरेस इनके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हरिहरन की ये बात सुनने के बाद शिवाय ने किताब को देखना बंद कर दिया और सिर्फ हरिहरन को सुनने लगा। उसने टॉवर के अंदर भी कुछ एरेस देखी थी, लेकिन वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक एरे कई तरह के सिंबल्स की मदद से ड्रॉ किया जाता है। ये सिंबल्स बहुत ध्यान से और हजारों सालों की मेहनत से हमने ढूंढे हैं, और उनकी शक्ति एक एरे को उसकी ताकत देती है। इन एरेज में फ्यूल की तरह हम स्पिरिट एनर्जी सप्लाई करते हैं, फिर चाहे वो हम स्पिरिट क्रिस्टल से ले या अपने शरीर की स्पिरिट एनर्जी से। जो एरे जितनी ताकतवर होगी उसे उतनी ही ज्यादा स्पिरिट एनर्जी चाहिए होगी। इन सिंबल्स में वो पावर है कि हम इनकी मदद से कहीं भी आ जा सकते हैं, और अगर इन सिंबल्स को हथियारों पर ड्रॉ कर दिया जाए तो उनकी ताकत भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा एरेस का इस्तेमाल किसी को कैद करने के लिए भी किया जा सकता है, क्योंकि एक एरे के अंदर तुम एक ऐसी दुनिया भी बना सकते हो जो बहुत बड़ी हो। जब अकेडमी में कोई कंपटीशन होता है तो हम उन्हें किसी खुले मैदान की जगह किसी एरे के अंदर भी कर सकते हैं। इसलिए एरेस के साथ लाखों चीजें की जा सकती हैं। सब इस बात पर निर्भर करता है कि एरे बनाने वाले का क्या इरादा है। तुम्हारी लड़ाइयों में दो तरह के एरेस का इस्तेमाल होता है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव एरेस। शिवाय बहुत ध्यान से हरिहरन की बातों को सुन रहा था और अपना सिर हिला रहा था। उसे इतना मजा कभी तलवारबाजी सीखने में भी नहीं आया। डिफेंसिव एरे दुश्मनों के हमलों को रोक सकती है, और ऑफेंसिव एरेस की मदद से कोई भी अपनी ताकत का इस्तेमाल किए बिना दूसरों पर हमला कर सकता है। लेकिन हम चाहे जो भी एरे इस्तेमाल करें, सबसे पहले उन्हें ठीक से ड्रॉ करना आना चाहिए। मुझे उम्मीद है तुम्हें अब एरे समझ आ गए होंगे। अब कुछ देर इस किताब में बने एरे सिंबल्स को देखो। पहले तो शिवाय सिर्फ एरेस के बारे में थोड़ा ही जानना चाहता था, क्योंकि वो टॉवर के अंदर मिली किताबों को समझना चाहता था। लेकिन हरिहरन को सुनने के बाद उसकी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ गई। 1 घंटे बाद हरिहरन को कुछ काम से लाइब्रेरी के बाहर जाना था। वैसे तो उन्हें अपना वक्त शिवाय को पढ़ाने और सेंट्रल किंगडम की तरफ रवाना होने से पहले दवाइयां बनाने में लगाना था, लेकिन प्रोफेसर गौरांग ने उन्हें किसी और काम के लिए बुलाया था। उन्होंने शिवाय को देखा तो अब भी किताब पढ़ रहा था, और फिर वो बाहर चले गए। पहले एरेस को याद रखना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि वो इस अजीब भाषा में थे। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मैं कुछ एरेस को समझने लगा हूँ। इसके बाद शिवाय ने टेबल पर मौजूद दूसरी किताब को उठाया, लेकिन फिर उसकी नजर उस कागज के टुकड़े पर पड़ी जिसका इस्तेमाल हरिहरन ने एक छोटी सी एरे बनाने के लिए किया था। शिवाय ने कागज को देखा और पेन लेकर ड्रॉ करने लगा। उसने अपनी पूरी कोशिश की और सब कुछ सही तरह से कॉपी किया, लेकिन कुछ सिंबल्स बहुत मुश्किल थे और उन्हें धीरे धीरे बारीकी से ड्रॉ करना पड़ रहा था। उसका पहला एरे बनाकर तैयार हो गया था और वो उस कागज की तरफ देखने लगा। वैसे भी मैं सिर्फ सीखने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ। बुरे से बुरा यही होगा कि मैं अपनी पहली कोशिश में ही फेल हो जाऊंगा। उसने अपनी स्टोरेज रिंग में से एक स्पिरिट क्रिस्टल निकाला और उस कागज के ऊपर रख दिया। वो और बिया दोनों ही बड़े गौर से कागज को देख रहे थे कि अब आगे क्या होगा, लेकिन फिर अचानक उसमें से काला धुआं निकलने लगा और बिया खांसने लगी। ये क्या किया? शिवाय हड़बड़ाहट में कमरे में दौड़ने लगा और इसी बीच उसने वहां कई चीजों को गिरा भी दिया। पानी 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 ढूंढो बिया। बेवकूफ, इसे हटाओ। शिवाय ने उस कागज की तरफ देखा जिस पर वो स्पिरिट क्रिस्टल पड़ा था। उसने उसे झटक कर एरे सिंबल पर से हटा दिया। बच गए, इस बार ठीक बनाऊंगा। नहीं नहीं, तुम आज सिर्फ पढ़ो। तुम घबराओ मत। शिवाय ने इस बार किताब को अपने सामने रखा और कुछ नए कागजों के ऊपर एरे बनाने लगा। अब उसे धीरे धीरे कामयाबी मिल रही थी। उसने एक ऐसा एरे भी बना डाला जिसने उस कागज को किसी मेटल जितना मजबूत बना दिया। अगले दिन जब सुबह सुबह शिवाय उस सीक्रेट कमरे से बाहर निकला तो लाइब्रेरी खाली थी। यहाँ तक कि लाइब्रेरियन भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उसने आने वाले एग्जाम से जुड़ी कुछ किताबें वहां से उठाई और फिर से उसी कमरे में चला गया। इस बीच शिवाय के कमरे में जाने के 1 घंटे बाद नीतीश और बाकी लोग लाइब्रेरी में पहुंचे। लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद वो अपनी जगह पर गए और पढ़ना शुरू कर दिया। तब लाइब्रेरी में नीतीश ने शिवाय को देखा जो अब कमरे से बाहर कुछ दूसरी किताबें लेने आया था। शिवाय यहाँ लाइब्रेरी में है? ये तो गजब हो गया। नीतीश ने किताब उठाई और शिवाय से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। हम कहे मेरे 50,000। शिवाय के साथ शर्त लगाना गलत था। वो अपनी कीमती स्पिरिट क्रिस्टल नहीं खोना चाहता था। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो शर्त हार जाए? वहाँ नीतीश शर्त जीतने के बारे में सोच रहा था और यहाँ पता ही नहीं चला और 1 हफ्ता पलक झपकते ही बीत गया। पूरे हफ्ते शिवाय उस सीक्रेट रूम के अंदर ही रहा और अपने एग्जाम की तैयारी में लगा रहा। इसके साथ ही सिर्फ 3 दिन के अंदर ही अंदर शिवाय ने हरिहरन की दी हुई किताबों को पढ़ लिया और रोज एरेज ड्रॉ करने की प्रैक्टिस भी की।
एग्जाम के दिन उसने उस कमरे की अच्छे से सफाई की और फिर एग्जाम देने वहां से निकल पड़ा। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक हॉल में पहुंच गया। हॉल के आखिर में नोटिस बोर्ड के चारों ओर नीली ड्रेस पहने बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े थे। अक्षय भी वहां शिवाय के बगल में आ गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और वो पहले की तरह ज्यादा खुश भी नहीं नजर आ रहा था। मुझे लगा कि तुम फिर से गायब हो गए हो। पूरे एक हफ्ते से मैंने तुम्हें नहीं देखा। तुम पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी नहीं आए। वैसे क्या तुमने नीतीश को देखा? मैं किसी काम में बिजी था। तभी पीछे से आकर मीना भी उनके साथ खड़ी हो गई। मैंने उसे सुबह देखा था। वो तुम दोनों की शर्त को लेकर बहुत परेशान था, इसीलिए कल रात सो नहीं पाया। हाँ हाँ, मुझे जल्द ही वो 50,000 स्पिरिट क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तीनों साथ साथ चले। फिर मीना एक कमरे के अंदर चली गई। मैं इस कमरे में एग्जाम दूंगा, तुम्हारा क्या? मुझे अगले कमरे में जाना है। अक्षय ने शिवाय की पीठ थपथपाई और उसे मुस्कुराते हुए कहा, लास्ट ना आने की कोशिश करना। क्या तुम पिटना चाहते हो? शिवाय ने अक्षय को घूरा, लेकिन बाद में हंसते हुए क्लासरूम के अंदर चला गया। 10 मिनट के बाद एक काले बालों वाला आदमी कमरे में आया। सभी लोग चुप हो जाए। जैसे ही उसकी तेज आवाज आई, सभी स्टूडेंट्स ने अपना मुंह बंद कर लिया और प्रोफेसर अस्त्र को देखने लगे। मेरा नाम अस्त्र है, एग्जाम लेने मैं ही आया हूँ। फिर वो सामने खड़ा हो गया। उसकी उन स्टूडेंट्स पर नजर पड़ी जिन्होंने एकेडमी की यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। पहला शिवाय था। मुझे लगता है कि आप सभी को एग्जाम्स के नियम अच्छे से पता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जानबूझकर इन्हें भूल जाने का नाटक करते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर से सारे नियम बता रहा हूँ। सबसे पहले, चीटिंग करना मना है। अगर मैंने किसी को चीटिंग करते या बोलते हुए पकड़ा तो बहुत बुरा होगा। दूसरा, अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं तो वक्त बर्बाद करने और दूसरों को घूरने के बजाय यहाँ से चले जाएं। तीसरा, अगर मैंने किसी को भी अपनी स्टोरेज रिंग या अपनी टेबल के साथ छेड़छाड़ करते देखा तो मैं वादा करता हूँ कि वो स्टूडेंट अगला एग्जाम नहीं दे पाएगा। स्टूडेंट्स घबराहट में घुट रहे थे। अच्छा, मैं अब क्वेश्चन पेपर्स बांट रहा हूँ, सब तैयार रहो। शिवाय पेपर के लिए पूरी तरह से तैयार था, लेकिन उसके दिमाग में अक्षय छाया हुआ था। आखिर अक्षय को हुआ क्या है? ये इतना उदास क्यों है? पहले की तरह रोज क्लास भी नहीं जाता है। कुछ तो है जो मुझसे छुपा रहा है। क्या शिवाय अक्षय की परेशानी का पता लगा पाएगा? आखिर कनिष्क की मौत के बाद अक्षय वापस एकेडमी में क्यों आया? सुनिए सिर्फ को प्रोफेसर अस्त्र ने अपने स्टोरेज रिंग से जैसे ही पेपर्स का सेट निकाला, सारे पेपर्स घबराए हुए स्टूडेंट्स के सामने पढ़ने लगे। आपके पास आंसर्स लिखने के लिए सिर्फ 3 घंटे हैं, क्योंकि वक्त पूरा होने के बाद मैं पेपर्स छीन लूंगा। मुझे नए पेन्स की जरूरत है। खैर, नीतीश जब मेरे 50,000 क्रिस्टल्स दे देगा तब खरीदूंगा। फिर शिवाय ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक जाना पहचाना पेन निकाला। यह हरिहरन ने उसे दिया था, जिससे वो उसी सीक्रेट कमरे में अपने सिंबल्स ड्रॉ कर रहा था। उसने अपने सामने मौजूद पेपर्स को देखा और सभी क्वेश्चंस को पढ़ने लगा। सभी क्वेश्चंस बहुत आसान लग रहे हैं। इन क्वेश्चंस के लिए तो मैं ये शर्त लगाने के लिए भी तैयार हूँ कि मैं सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकता हूँ। अपने पालतू जानवर से कहो कि जब तक तुम एग्जाम पूरा नहीं कर लेते तब तक अलग बैठे रहे। प्रोफेसर अस्त्र के शब्द सुनकर शिवाय तनाव में आ गया था। टावर के सामने हुई घटना के बाद वो पिया को लेकर बहुत संभल कर कोई कदम उठाता था और उसने जल्दी जल्दी आंसर्स लिखना शुरू कर दिया। पेन पकड़े हुए उसका हाथ तेज था। जब वो लगातार लिख रहा था तो नीतीश भी उसे देख रहा था। अरे, ये इतना तेज क्या लिख रहा है? मुझे तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस के आंसर्स ही पता है। पेन पकड़े हुए नीतीश के हाथ कांप रहे थे। उसे पता था कि एग्जाम मुश्किल होगा, लेकिन ये उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा मुश्किल था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस बार गलत दाव लगाया है? नहीं, शिवाय बकवास लिख रहा है। नीतीश यहाँ अपनी हार मानने को तैयार नहीं था और वहाँ शिवाय ने आखिर में शीट पर अपना नाम लिखा और 35 मिनट बाद ही उसका पेपर पूरा हो गया। अभी आधे स्टूडेंट्स बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। शिवाय प्रोफेसर के पास गया। सर, पूरा पेपर हो गया? बिना कोई जवाब दिए शिवाय वहाँ से निकल गया। ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे ने जितना आता था सिर्फ उतना ही लिखा है। शिवाय के जाने के बाद पिया उसके पास फिर आ गई और प्रोफेसर अस्त्र ने फिर शिवाय की शीट देखी। कोई इतने सारे आंसर्स इतनी तेजी से कैसे लिख सकता है? क्या प्रोफेसर अलीशा ने नहीं कहा था कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है? लेकिन उसने तो सभी आंसर्स दिए। अरे अगर तुम एक बार भी हिले तो मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। नीतीश ने तुरंत इधर उधर देखना बंद कर दिया और वहीं अब शिवाय ट्रेनिंग ग्राउंड में घूमने लगा था। मुझे नहीं लगता कि आज कोई यहाँ आएगा। तुम्हारा एग्जाम इतनी जल्दी हो गया? जी सर, मैं पिछले हफ्ते से एरे बुक्स में बहुत बिजी था, इसलिए मैं कुछ देर ट्रेनिंग करने चला आया। प्रोफेसर लाल ने शिवाय के सिर के ऊपर बैठी पिया को भी एक बार देखा, पर अब तक एकेडमी में सभी को उनके साथ दिखने की आदत हो चुकी थी, चाहे वो शिवाय को जानते भी ना हो। इसलिए उन्हें हैरानी नहीं हुई। मैं बोर हो रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स एग्जाम में बिजी है।
क्या तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे? बिल्कुल। चलो 1000 पुशअप और पुलअप से शुरू करते हैं। भैया, क्या मैंने गलत सुना? मुझे लगता है कि उन्होंने 100 पुशअप और पुलअप कहा। 100 नहीं, बल्कि तुमने बिल्कुल ठीक सुना। 1000 पुशअप और 1000 पुलअप। शिवाय की नजर प्रोफेसर लाल पर टिकी हुई थी। वो वाकई ट्रेनिंग करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए भी 1000 पुशअप और पुलअप करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल था। प्रोफेसर, मुझे लगता है कि मैं अपने कमरे का दरवाजा बंद करना भूल गया हूँ। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। शिवाय की बात बीच में ही रुक गई क्योंकि प्रोफेसर लाल तुरंत उसके पीछे आ गए थे और उसके कंधे को पकड़ लिया था। बच्चे, तुम कहाँ जा रहे हो? चलो साथ में ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि मैं अकेले ट्रेनिंग करते करते ऊब गया हूँ। उन्हें आखिरकार एक ऐसा स्टूडेंट मिल गया जो ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार था। कोई रास्ता नहीं था कि वो उसे इतनी आसानी से भागने दे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अगर तुम थकावट से मर गए तो मैं तुम्हारे परिवार की देखभाल करूंगी। चुप रहो तुम। दूसरी तरफ लाइब्रेरी में सीक्रेट रूम में हरिहरन की नजर कुछ पेपर्स की तरफ गई। ये क्या शिवाय ने ये सिंबल्स बनाए हैं? हर कागज एरी सिंबल से भरा हुआ था। सिर्फ कुछ किताबें पढ़कर उसने ऐसे एरेस बनाना कैसे सीख लिया? मुझे तो पहली बार सिर्फ किताब को समझने में ही 1 हफ्ता लग गया था। हरिहरन लाइब्रेरी से बाहर आकर शिवाय को ढूंढने लगे और तभी उनकी नजर ट्रेनिंग ग्राउंड पर पड़ी। शिवाय, क्या अभी तुम्हारी ट्रेनिंग बाकी है? शिवाय को लगा कि यही प्रोफेसर लाल की गिरफ्त से छूटने का सही मौका है। नहीं सर, मैं तो आपके पास ही आने वाला था। इसे 1 घंटे बाद फ्री कर देना लाल। प्रोफेसर लाल के चेहरे पर यह सुनकर शैतानी मुस्कान आ गई। जी प्रोफेसर हरिहरन। हरिहरन ने एक बार फिर शिवाय को देखा और ट्रेनिंग ग्राउंड से चले गए। इसी बीच 3 घंटे खत्म होने के बाद प्रोफेसरों ने तुरंत बाकी बच्चों से आंसर शीट्स ले ली जो इधर उधर देख रहे थे। नीतीश अपने कमरे से बाहर आती हुई मीना से मिला। मुझे लगता है कि मैं पास हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे 70% आंसर्स पता थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शिवाय फेल होगा। तुम्हारे क्रिस्टल्स तो गए। इसके बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। अगले दिन शिवाय दोपहर में उठा और बीरा के साथ लाइब्रेरी के लिए निकल गया। लाइब्रेरी से लौटकर उसने देखा कि हॉस्टल में नीतीश और उसके कुछ साथी पहले से ही मौजूद थे। नीतीश आज बहुत खुश नजर आ रहा था। बेशक, मैं तुम्हारी तरह अकेला नहीं हूँ। मैं हैंडसम हूँ, लेकिन लड़कियों की बदकिस्मती ये है कि मैं पहले ही किसी के साथ हो चुका हूँ। मैं उन 50,000 स्पिरिट क्रिस्टल्स का इंतजार कर रहा हूँ जो तुम मुझे देने वाले थे। ये सुनकर नीतीश की मुस्कान गायब हो गई थी। मुझे तुम्हारा कुछ भी देना नहीं है। रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। वैसे प्रैक्टिकल एग्जाम परसों है, इसलिए आज रात हम लोग बाहर जा रहे हैं। तुम चलोगे? ठीक है, चलो चलते हैं। अब उन्हें एकेडमी में आए इतना वक्त हो चुका था कि वो सारे दांव पे जान गए थे। शिवाय या उसके दोस्तों को तो अब आदत हो गई थी कि जब भी उनका बाहर घूमने का मन करता था तो वो मिशन हॉल में जाकर कोई जड़ी बूटियां इकट्ठा करने जैसा आसान सा मिशन ले लेते थे। इस बार भी उन्होंने यही किया और एक बाजार में चले गए। मुझे पता है कि एकेडमी के आसपास खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें टावर के बाहर जो कुछ हुआ उसके बाद अलर्ट रहना चाहिए। उन्होंने एक स्टॉल देखी जिस पर हथियार बिक रहे थे। हथियार खराब नहीं थे क्योंकि सबसे कम रैंक का हथियार 2 स्टार रैंक का था, जबकि सबसे अच्छा 3 स्टार रैंक का। उनके पास पहले से ही हथियार थे, इसलिए किसी ने उन्हें खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। शिवाय ने देखा कि नीतीश एक काले मोती की तरफ देखे जा रहा है जो किसी क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। मैं थोड़ी देर में तुम लोगों से मिलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? नीतीश ने वो मोती उनकी तरफ दिखाया। अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने। ये कहकर नीतीश वहां से निकलकर कहीं दूर आ गया। उसने चारों तरफ देखा कि उसके आसपास कोई ना हो। मैंने कहा था ना, मेरे पीछे किसी को ना भेजो। जैसे ही नीतीश ने बोला, अचानक वहां पर एक सफेद धुआं फैला और उसमें से एक छाया निकली जो किसी बूढ़े आदमी की थी। उस आदमी के बाल काले थे और आंखें हल्की नीली थी। उसकी स्किन पर हल्का नीला रंग चमक रहा था और उसने काला कोट पहना हुआ था। माफ करिएगा प्रिंस। क्या मैं यहाँ भी चैन से अकेला नहीं रह सकता? नहीं, आपको परेशान करना मेरा मकसद नहीं था। मैं तो इस बार क्वीन के कहने से यहाँ आया हूँ। माँ को क्या चाहिए? उन्होंने मुझे आपके लिए नहीं, उस लड़के के लिए भेजा है जिसके पास वो जटायु है। टॉवर के गिरने के दौरान सभी को मालूम चल गया था कि कोई 9 स्टार रैंक पोटेंशियल का जटायु इस वक्त यहाँ मौजूद है। शिवाय, वो मेरा दोस्त है, उसके आसपास भी मत भटकना। उस लड़के के साथ रहना आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है प्रिंस। वो मैं खुद देख लूंगा, लेकिन सी किंगडम की तरफ से मुझे यहाँ फिर दोबारा कोई नहीं चाहिए। वो आदमी फिर एक बार सफेद धुएं के साथ गायब हो गया। तभी नीतीश को पीछे से भीड़ के चिल्लाने की आवाज आई। अरे यहाँ मत लड़ो, पीछे हटो, यहाँ मत लड़ो। नीतीश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि शायद भीड़ के बीचों बीच शिवाय और उसके साथी खड़े हैं। नीतीश दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उधर 2
योद्धा जो करीब 6 और 7 रैंक के थे हवा में उड़ रहे थे और उनकी नजर शिवाय के कंधे पर बैठी पिया पर टिकी हुई थी। पीछे हटो, पीछे हटो, अरे हटो पीछे। उनमें से एक काला चौका पहने हुए आदमी नीचे की तरफ उतरकर शिवाय के करीब आने लगा। उसके हाथों में एक पिंजरा भी था। ये देखकर बिया शिवाय के कंधे से उठकर उसके आसपास उड़ने लगी और शिवाय ने अपनी तलवार निकाल ली। अक्षय, लतिका और मीना ने दूसरे सफेद चौके वाले आदमी के हमले का जवाब दिया। उन सभी का उन योद्धाओं के सामने कोई मुकाबला नहीं था। अक्षय ने कुछ देर तलवार चलाई, लेकिन वो इतना थक चुके थे कि अब कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन वो सफेद चौके वाला आदमी उन्हें वहीं छोड़कर शिवाय की तरफ उड़ गया। सभी जान गए थे कि उनका असली निशाना शिवाय और बिया थे। क्या शिवाय बिया को इन लोगों की गिरफ्त से छिपा पाएगा? जहां एक तरफ अक्षय और उसके साथी थक कर हार चुके थे, वहीं दूसरी तरफ शिवाय भी अब अपनी तलवार नहीं उठा पा रहा था। अब उसके सभी साथी शिवाय और बिया के आसपास खड़े हो गए ताकि उन्हें कोई हाथ न लगा सके। लेकिन वो दोनों योद्धा बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रहे थे। तभी आसमान से एक बिजली कड़की। सभी ने देखा कि बादलों के धुएं के बीच रोशनी आ रही है। फिर वहां से प्रिंसिपल की आवाज आने लगी। तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मेरे स्टूडेंट्स पर हमला किया, मेरी ही एकेडमी के पास। तभी आसमान से बिजली की 2 तरंगें निकली और उन दोनों को जा लगी। शिवाय और उसके दोस्तों ने मौके का फायदा उठाते हुए जब दौड़ना शुरू किया तो फिर वो एकेडमी के दरवाजे पर आकर ही रुके। दरवाजा खोलो भाई। गार्ड ने दरवाजा खोल दिया और अब सभी ने अंदर आकर सांस ली। हमें किसने बचाया? शायद वो प्रिंसिपल रुद्र की आवाज थी। प्रिंसिपल रुद्र इस वक्त अपने कमरे में बैठकर गुस्से से लाल हो रहे थे। तभी एक टीचर अंदर आया। जब हम जानते हैं कि उस लड़के पर हमला हो सकता है तो उन्हें क्यों बाहर जाने दिया गया? वो लोग मिशन हॉल से एक मिशन पूरा करने के बहाने से बाहर गए थे। वो तो बच्चे हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारा काम है उन्हें रोकना। इनमें से किसी का भी मिशन हॉल में जाना ही बंद कर दो। बोलो कि मैंने उन्हें बैन कर दिया है। इस हमले का असर सिर्फ प्रिंसिपल या शिवाय पर नहीं बल्कि बिया पर भी पड़ा था, जो खुद को इसका गुनहगार ठहराने लगी। ये सब सिर्फ मेरी वजह से ही हुआ है। नहीं बिया, तुम खुद को गुनहगार मत कहो। वो लोग बुरे हैं, हम नहीं। अगले दिन सुबह सुबह आसमान बादलों से भरा हुआ था और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए मैदान में थे। प्रोफेसर अलीशा स्टूडेंट्स के सामने एक स्टेज पर खड़ी थी। बहुत सी आंखें बिया को घूम रही थी, लेकिन वो पहले से ही इसकी आदत थी। एक आग बढ़ते हुए प्रोफेसर अलीशा ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अपने हाथ से ताली बजाई। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि सभी ठीक हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं उन लोगों में से एक थी जिन्होंने आप लोगों की आंसर शीट्स देखी थी। मुझे कहना होगा कि मैं कुछ स्टूडेंट से बहुत निराश हूँ। रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैंने जो कुछ पेपर चेक किए थे वे इतने खराब थे कि मैं उन लोगों को बुरी तरह से फेल करना चाहती थी। खैर, इस पर हम बाद में क्लास के अंदर बात करेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स भी आपको जल्दी ही मिलने वाले हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अपने पैरों को देखो। जमीन पर कई सफेद सर्कल्स मौजूद हैं। आगे बढ़ना शुरू करो और पास में दिख रहे सर्कल पर खड़े हो जाओ। स्टूडेंट्स ने तुरंत नीचे देखा। सच में उनके पैरों के नीचे बहुत सारे सर्कल्स थे। ये सर्कल्स आपको सीधा एक एरे के अंदर टेलीपोर्ट कर देंगे। ये प्रैक्टिकल एग्जाम इसीलिए अलग है क्योंकि यहाँ आप एक कंपटीशन की तरह मुकाबला करेंगे। साथ ही आपको किसी जंगल या खुले मैदान के अंदर नहीं भेजा जा रहा है। एरे के अंदर आपको एक छोटे से स्टेज पर खड़े रहकर ही आने वाले पिशाचों का मुकाबला करना होगा। शुरुआत में पिशाच कम रैंक वाले होंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी रैंकिंग भी बढ़ती जाएगी। वो हमला करेंगे और स्टेज पर खड़े स्टूडेंट्स को घायल करने की कोशिश करेंगे। पिशाच को मारने से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। कोई सवाल? क्या पिशाच खतरनाक है? अगर अंदर के सभी पिशाचों को हरा दिया जाए तो क्या हम बाहर आ जाएंगे? अंदर लंबे वक्त तक टिकना मुमकिन नहीं है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कोई आखिरी पिशाच के आने तक रुक पाएगा। रही बात बाहर आने की, तो हार मानकर जो जब चाहे बाहर आ सकता है। उसकी बात तब खत्म हो गई जब 2 आदमी ट्रेनिंग ग्राउंड में आए। उनमें से एक हरिहरन थे और सभी बच्चे उन्हीं की तरफ देखने लगे। हम यहाँ सिर्फ हैरी को एक्टिवेट करने के लिए आए हैं। बिया, इस एग्जाम में मैं तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकता, तो तुम कुछ देर मास्टर के साथ रहो। बिया का मन हरिहरन के पास जाने का नहीं था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो जाकर हरिहरन के कंधे पर बैठ गई, जिससे उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो समझ गए थे कि अब कुछ देर उन्हें ही बिया का ख्याल रखना होगा। इसके बाद हरिहरन ने एरे को एक्टिवेट किया और वो ग्राउंड से चलते हुए एकेडमी की मेन बिल्डिंग की तरफ आ गए। यहाँ एक बड़े से दरवाजे के सामने उन्होंने 2 बार अपनी छड़ी से आवाज की तो दरवाजा खुल गया और वो अंदर चले गए। उनके कंधे पर बैठी बिया पहली बार इस कमरे में आई थी। कमरे के अंदर एक बड़े से टेबल पर प्रिंसिपल रुद्र, वाइस प्रिंसिपल गौरांग और कुछ एकेडमी के एल्डर्स बैठे हुए थे। परमानेंट टीचर्स जिन्होंने एकेडमी के साथ जिंदगी भर रहने का वादा किया था, उन्हें ही एल्डर्स कहा जाता था। हरिहरन भी इन्हीं एल्डर्स में से एक थे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने मुझे एक और काम करने को कहा
तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं बहुत थक चुका हूँ। उसने बिया को उठाया और उसे मेज पर रख दिया। प्रिंसिपल जानते थे कि कोई भी एल्डर एकेडमी की नौकरी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि हरिहरन अभी गुस्से में थे। इसलिए उन्होंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बात बदलने की कोशिश की। क्या ये जटायु हमारी बातें समझ सकता है? पता नहीं, मैंने शिवाय को तो कभी इसके सामने बोलते हुए नहीं सुना। बिया मनी मन हंसने लगी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि शिवाय को उससे बात करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने उन्हें न समझाने का नाटक जारी रखा ताकि कोई फिर से उसे किडनैप करने की ना सोचे। मैं देख सकता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स बैटल में फेल हो गए हैं, खास तौर पर सेकंड एंड थर्ड ईयर के, लेकिन फर्स्ट ईयर के कुछ स्टूडेंट्स अच्छे हैं। उन लोगों के सामने बहुत सारी प्रोजेक्शन स्क्रीन्स थी, जिसमें से वो सभी स्टूडेंट्स को देख पा रहे थे। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में से अक्षय पहले से ही 200 अंकों के साथ फर्स्ट पोजीशन पर था। नीतीश का नाम 11th पोजीशन पर था। बिया भी बहुत देर से उन स्क्रीन्स की तरफ देखे जा रही थी। बिया की तरह ही हरिहरन भी अपने इकलौते स्टूडेंट का नाम पॉइंट्स लिस्ट पर ढूंढ रहे थे। वो बाकियों में जलन पैदा करने के इरादे से सब प्लान करके आए थे, लेकिन शिवाय वहां नजर नहीं आ रहा था। तुम किसे ढूंढ रहे हो? रुको, मैं मदद कर देता हूँ। प्रिंसिपल रुद्र ने अपने हाथ हवा में लहराए और प्रोजेक्शन स्क्रीन जिस पर शिवाय नजर आ रहा था सबके सामने आ गई। सब लोग हंसने लगे, क्योंकि वो हरिहरन और शिवाय के बारे में जानते थे। हरिहरन को एक पल के लिए थोड़ी शर्म आ गई। शिवाय, तुम क्या कर रहे हो? उसने देखा कि शिवाय ने अभी तक एक भी पिशाच को नहीं मारा है और वो जमीन पर झुककर कुछ ड्रॉ कर रहा था। तभी एक 0 स्टार रैंक के लघु पिशाच ने उसके ऊपर कूदकर हमला किया। इससे पहले कि वो पिशाच शिवाय के पास पहुंच पाता, वो पहले ही राख बन गया। प्रोफेसर रुद्र ने देखा कि शिवाय अभी तक एक डिफेंस एरे ड्रॉ कर रहा था, जिससे जो भी पिशाच उस पर हमला करता वो खुद ही ढेर हो जाता था। हरिहरन को भी अब समझ आया और एक बार फिर उसका सर ऊंचा हो गया। वो मुस्कुराकर बाकियों को देखने लगा। उसे किसने सिखाया? शांत माहौल के बीच हरिहरन की आंखें चमक उठी। ओह, ये शिवाय है सर, मेरा स्टूडेंट। बहुत कमाल का लड़का है। पहले दिन से ही इसने शानदार एरेज ड्रॉ करना सीख लिया था। ठीक है सर, अभी देखते हैं आगे। शिवाय अब कई 0 स्टार रैंक वाले भेड़ियों से घिरा हुआ था। वो शिवाय पर हमला करना चाहते थे, लेकिन उसके डिफेंसिव एरे के कारण हालत काबू में थे। जब हमले बढ़ने लगे तो उसने एरे के सिंबल्स में भी बदलाव करने शुरू कर दिए, जिससे कि एरे की ताकत बढ़ जाए। हरिहरन थोड़ा हंसे और प्रोफेसर गौरांग को ताना मारने लगे। ओह, कोई कुछ कह रहा था। हरिहरन, ये लड़का तो काफी टैलेंटेड है। अगर इसका पोटेंशियल सिर्फ 4 स्टार रैंक ना होता तो मैं मंत्र गुफा में जाने के लिए इसके नाम पर भी जरूर सोचता। लेकिन तुम जानते हो कि 6 स्टार रैंकिंग से नीचे वाला कोई इतने कम पोटेंशियल के साथ उसे वहां भेजना मैं समझता हूँ। हरिहरन खुद भी नहीं चाहते थे कि ये शिवाय मंत्र गुफा में जाए, लेकिन प्रिंसिपल का इस तरह से उसके पोटेंशियल के बारे में बात करना हरिहरन को सही नहीं लगा। 1 मिनट के लिए तो हरिहरन का दिल हुआ कि उन्हें शिवाय के पोटेंशियल का सच बता दे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। नहीं, ये फैसला शिवाय को ही करना होगा। उन्होंने लिस्ट की तरफ देखा तो अब शिवाय का नाम उसमें धीरे धीरे ऊपर आने लगा था। स्क्रीन पर दिख रहा था कि उसने डिफेंसिव एरेज के साथ साथ अब ऑफेंसिव एरेज भी बनाना शुरू कर दिए थे। शिवाय ने अपनी स्टोरेज रिंग में देखा तो अब उसके स्पिरिट क्रिस्टल्स कम होने लगे थे। आज के लिए इतना काफी है, वरना एरेज के चक्कर में मैं कंगाल हो जाऊंगा। अब उसने अपनी तलवार निकाली और सामने खड़ी 2 स्टार रैंक के पिशाच से सीधे लड़ने लगा। एक के बाद दूसरे को मारते हुए पिशाचों की गिनती बढ़ती गई, लेकिन शिवाय ने फिर भी रुकने का नाम नहीं लिया। कुछ ही देर में शिवाय लिस्ट पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया था और उससे आगे सिर्फ अक्षय था। प्रैक्टिकल एग्जाम में शिवाय का आगे क्या होगा? क्या प्रिंसिपल को कभी शिवाय के असली पोटेंशियल के बारे में पता चल पाएगा? क्या लिखा था शिवाय की कहानी में? सुनने